हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब देखिए, जैसे आपने पूछा अवमंदन। अवमंदन का मतलब होता है एक तरीके से मंद होना किसी चीज़ का, ठीक है ना। अवमंदन मतलब आयाम जो होता है धीरे धीरे पहले अधिक रहे, उसके बाद आयाम क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कोई कटोरी वगैरह आप गिरा देते हो तो शुरुआत में आयाम ज़्यादा रहता है, परंतु धीरे धीरे आयाम क्या हो जाता है, घट जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं भैया अपन, अवमंदन, ठीक है ना। और बताइए व्यतिकरण। देखिए बेटा क्या है, जो तरंगे मैंने बताई थी आपको, तरंगे मैंने दो प्रकार की बताई आपको। एक बताई मैंने यांत्रिक तरंग और एक मैंने बताई आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है ना। तो यांत्रिक तरंगों में मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक तरंगे जो होती हैं ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो ध्रुवणता का गुण दिखाती नहीं है, ये मैंने बताई थी आपको बात। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो ध्रुवणता का गुण क्या होती हैं, दिखाती हैं। बोलो यस कि नो। ये मैंने बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उसमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। अब आप इसको अभी याद कर लें, क्योंकि ध्रुवणता मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा, वेव ऑप्टिक्स। अपने पास पहले रे ऑप्टिक्स है, सबसे बड़ा टॉपिक, 1 महीना लगभग मान के चलो, है ना। तो एक वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। हाँ, अब हमको कुल मिला के लाइट पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, लाइट। इसके बाद तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट। तो एक पहला आएगा जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। हालांकि पहले देखा जाए तो सिस्टमेटिकली पहले तरंग प्रकाशिकी होता है, बाद में किरण प्रकाशिकी होता है, मगर सिलेबस में पहले किरण प्रकाशिकी है, बाद में क्या है, तरंग प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी थोड़ा सा सरल पड़ता है, इसलिए पहले किरण प्रकाशिकी पढ़ाएंगे और फिर पढ़ाएंगे तरंग प्रकाशिकी। जैसे दोनों में इतना फर्क समझ लो कि हम लाइट पढ़ने वाले हैं तो लाइट के 2 नेचर बताए गए। कितने नेचर, कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, विकिरण, लाइट नहीं कहूँगा मैं, विकिरण यानी ऊर्जा का जो विकिरण है वो 2 तरीके से प्राप्त होता है। एक तो वेव रूप में और एक तो पार्टिकल रूप में। बताया था कि नहीं बताया था। वेव यानी कि तरंग और पार्टिकल यानी कि कण। तो मैंने 2 रूप में आपको बताया था कि जो हमारे पास ऊर्जा का रेडिएशन, ऊर्जा का जो विकिरण आता है वो 2 रूपों में आ सकता है, एक तरंग रूप में और एक पार्टिकल रूप में। याद आया। अब तरंग मैंने बताया था, तरंग क्या है, ऊर्जा के चलने का स्टाइल है तरंग। ऊर्जा के चलने का तौर तरीका क्या है, तरंग है। परंतु जब तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती है तो तरंग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने तक एक निश्चित ये विस्थापन ट्रेवल होता है, ये स्टाइल है। मगर ऊर्जा जहाँ कहाँ से रही है, यहाँ से लेके यहाँ। तो ये जो दिख रहा है ऊर्जा का फाइनल रास्ता, समझ गया ना, पॉइंट टू पॉइंट, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं इसको, किरण। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ किस दिशा में जा रही है तरंग, तरंग के चलने की दिशा को ही क्या बोलते हैं, उसकी किरण बोलते हैं। समझ में आया ना। और ये जो स्टाइल होती है, इस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। तो अगर उसके स्टाइल के बारे में अध्ययन करोगे तो एक पूरा चैप्टर बनेगा जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और किरण के बारे में अध्ययन करोगे तो एक चैप्टर बनेगा जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। समझ में आ गया ना। तो भैया इसी के अंदर देखा जाए तो 2 चैप्टर निकल करके आएंगे। वेव के अंदर ही एक में पूरी वेव पढ़ोगे, तो जब पूरी वेव पढ़ोगे तो चैप्टर का नाम बनेगा वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। मतलब इसमें केवल आप तरंग का स्टाइल पढ़ोगे। किसका स्टाइल पढ़ोगे, तरंग का। और इसमें तरंग के रास्ते का स्टाइल पढ़ोगे। तरंग के रास्ते के बारे में मैंने किरण के बारे में, तो इसमें पढ़ोगे तरंग के बारे में और इसमें पढ़ोगे किरण के बारे में। तो भैया अगला आएगा आपके पास क्या, रे ऑप्टिक्स, जिसे बोलते हैं आप लोग किरण प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे, किरण प्रकाशिकी। तो एक रहेगा तरंग प्रकाशिकी और एक रहेगा किरण प्रकाशिकी। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो ये आएगी। ये आपने जो सवाल किया, आपने अवमंदन पूछा। हाँ, आप पूछ रहे थे कि सर ये व्यतिकरण क्या है। तो बेटा
अब जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जब हमारे पास ऑप्टिक्स शुरू होगी, तो कुछ घटनाएं तरंग तो देंगी, मगर वो घटनाएं किरण नहीं देगी, वो घटनाएं किरण नहीं देगी सॉरी, कण नहीं देगा। कौन नहीं देगा? कण। क्योंकि लाइट की दो प्रकृति बताई गई हैं कि लाइट जो है, लाइट यानी विकिरण, लाइट यानी ऊर्जा का सिग्नल, ऊर्जा का सिग्नल। ये बताया गया कि ऊर्जा का सिग्नल दो तरीकों से आता है, एक कण माध्यम में आता है और एक तरंग माध्यम में आता है। एक कण माध्यम में आता है और एक तरंग माध्यम में आता है। लाइट का जो ऊर्जा का सिग्नल है वो कण माध्यम में आता है या तरंग माध्यम में आता है। तो ऊर्जा का सिग्नल के दो माध्यम मैंने आपको बताए, परंतु कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कण दिखाएगा और कुछ प्रॉपर्टी हैं जो तरंग दिखाएगी। तो जो तरंग, जो प्रॉपर्टी, जो विशेषताओं के आपने नाम लिए वो तरंग की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप बात करेंगे वेव में और कण में यानी पार्टिकल में, तरंग में डिफरेंस की जब आप बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, तो बेटा ये एक घटना दिखाएगा जिसका नाम है व्यतिकरण। क्या नाम है? व्यतिकरण। दो तरंगों का आपस में मिलना, दो तरंगों का आपस में मिलना और अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करना, ये कहलाता है व्यतिकरण। क्या कहलाता है ये? व्यतिकरण। तरंगों का व्यतिकरण बिल्कुल कर सकती हैं। तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का क्या? अध्यारोपण। व्यतिकरण, फिर इसके बाद बनेगा क्या? विवर्तन। क्या बनेगा? विवर्तन। और लास्ट पड़ेगा ध्रुवण। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये तरंगों के द्वारा दिखाई जाती हैं और ये प्रॉपर्टी कण के द्वारा दिखाई नहीं जाती है। समझ गए? यही नाम थे तरंगों का अध्यारोपण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा आपने पूछा ना, ये हमारा तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो जब मैं तरंग प्रकाशिकी आपको बताऊंगा तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आएंगी और अभी आपको इनको देख करके बड़ी कष्ट होने वाला है। इसका कारण ये है, क्लास 11वीं में आपने एक चैप्टर बिल्कुल पूरा छोड़ दिया है जिसका नाम है वेव। तो वेव जहाँ पर आएगी, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा आपको परेशान करेगा क्योंकि उसमें 11वीं के कंसेप्ट आपके बने ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं था। बोलो भाई, तो बने ही नहीं है वो चैप्टर के, ठीक है ना। चलिए अब आप सवाल कीजिए। और कोई? अभिलाक्षणिक गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, किसी भी चीज का अभिलाक्षणिक गुण, वही लाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक मतलब मेन प्रॉपर्टी। कोई इंसान झूठ बोलता है, कुछ भी कर ले वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, वही उसका अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है वो? उसका अभिलाक्षणिक गुण। समझ गया ना। तो जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है कि ये तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ये इनका कौन सा गुण है? अभिलाक्षणिक गुण। समझ में आया? हाँ, और बताइए। प्रगामी तरंगे भैया, प्रगामी तरंगे मतलब प्रोग्रेसिव वेव। प्रगामी तरंगे मतलब कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव, जो बिल्कुल चलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, कभी रोके रुकती नहीं है। वही पत्थर में आपने, जल में पत्थर डाल दिया, तरंग जाती जाएगी, तरंग बस उसका आयाम कम होता जाएगा। आयाम कम होने के बाद एक स्थिति में जाके आप वो दिखना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिखना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया उस पर लगने लग गया था प्रतिरोध। प्रतिरोध की वजह से जो कंपन थे वो क्या हो गए? अवमंदित हो गए। क्या हो गए? अगर उन कंपनों को अवमंदित नहीं किया होता, उन कंपनों को अवमंदित नहीं किया होता, ठीक उसी तरह जैसा ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर एक वैक्यूम में एक लाइट सिग्नल छोड़ दिया जाए तो क्या वो भी अवमंदित हो जाएगा? नहीं होगा। तब तक जब तक कि उसके पास वैक्यूम है यानी निर्वात है। वो कब होगा अवमंदित? जब दूसरे ग्रह के वायुमंडल में जाएगा, वहां पर जा करके वो अवमंदित होगा, क्योंकि उस पर क्या काम करेगा? प्रतिरोध। हाँ, अरे कहाँ, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, फिर तो भैया आवृत्ति को प्रतिरोध से मतलब नहीं है, अवमंदन होगा, आयाम कम होगा। आयाम, आवृत्ति मतलब आप कोई भी चीज जो है कंपन कितना कर रही प्रति सेकंड। हर सिग्नल कंपन से मिलके बना है। आयाम कम होगा, कंपन कम नहीं। कंपन का, कंपन मतलब क्या है? आयाम है ना। कंपन का मतलब कम क्या है? आयाम है ना। आप इस बात पे क्यों तुले हुए हैं कि मैं आवृत्ति को खत्म कर दूंगा? कैसे कर दोगे खत्म? जो मेरे साउंड की मूल आवृत्ति है, आपके कानों में मेरे आवाज सुनाई दे रही है, वो किस वजह से आ रही है? आयाम की वजह से कि आवृत्ति की वजह से?
आवृत्ति ने का सुनाई दिया क्योंकि का की आवृत्ति अलग है। मैंने कहा खा की आवृत्ति अलग है। अब तुम कहोगे आवृत्ति मर जाए। अरे भैया आवृत्ति क्यों मरेगी? हाँ भाई, ना हो तो क्या किया जाए, नहीं होती आवृत्ति समाप्त, नहीं होती ना। बिल्कुल 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 भाई जब आपको रे ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे, जब आप तरंग, मैं आपको जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बता पाऊंगा कि आवृत्ति समाप्त नहीं होती है। एक चीज़ सुनो, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जाती है तो लाइट की जो आवृत्ति है वो वही की वही बनी रहती है बेटा। आवृत्ति केवल और केवल बदली जा सकती है किसमें? मॉड्यूलेशन में। वो चैप्टर मतलब वो एक हाई लेवल की बात है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या? आप जब फ़ोन पे बात करते हो तो फ़ोन पे आपकी आवृत्ति क्या होती है? साउंड वेव। क्या होती है? साउंड वेव। साउंड वेव किस में होती? किलो हर्ट्ज में। किस में होती है? किलो हर्ट्ज में। जो साउंड की आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज। समझ गए? इतनी कम आवृत्ति है। और इतनी कम आवृत्ति को यहाँ से लेकर के कलकत्ता तक, दिल्ली तक, मुंबई तक प्रसारित करना आसान नहीं है। तो इसको हम लोग गाड़ी में बिठाल के भेजते हैं और वो जो गाड़ी होती है उस गाड़ी की आवृत्ति जो होती है वो होती है मेगाहर्ट्ज में। किस में होती है? मेगाहर्ट्ज में। तो वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। बाकी इस चीज़ को स्वीकार करिए भाई, जैसे पदार्थ का अणु, नाभिक के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, ऐसे ही आप किसी सिग्नल की आवृत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। बात खत्म। आपने अगर किसी सिग्नल की आवृत्ति के साथ खिलवाड़ कर लिया तो मालूम आप क्या कर सकोगे? आप मतलब आवृत्ति के साथ खिलवाड़ करोगे मतलब कोई लाइट अगर नीले कलर की आएगी उसको आप पीला कलर का कर दोगे। ये कर सकोगे अगर आपने ऐसा कर दिया तो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। आवृत्ति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, आवृत्ति आप नहीं बदल सकते हो। केवल मॉड्यूलेशन में आवृत्ति बदल सकते हो, वो भी एक ऐसी तरीके से कि तुम पैदल चल रहे थे और हमें तुम्हें जल्दी भेजना था तो हमने तुम्हें गाड़ी में बिठाल दिया, तेज वाली गाड़ी में। तेज वाली गाड़ी मतलब तेज आवृत्ति। समझ गए ना? आप जिस चीज़ को बार बार खंगालते हैं वो आयाम है। हाँ चलिए लिखिए, रेडियो तरंगों के प्रकार लिखिए। रेडियो तरंगों के प्रकार एवं उनके उपयोग लिखिए। रेडियो तरंगों के प्रकार एवं उनके उपयोग। देखिए रेडियो तरंगें बच्चों दो प्रकार की होती हैं। रेडियो तरंगें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। अब ऐसे मैंने बताया था कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती, बोलो हाँ या ना? अब सबसे ज़्यादा में भी इसके दो प्रकार कर दिए गए हैं। एक जो लगभग वो बुर्ज खलीफा के बराबर मैंने बताई थी, 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? उनको बोलते हैं दीर्घ तरंगे। क्या बोलते हैं? दीर्घ तरंगे। समझ गए ना? और एक मीटर इनको बोलते हैं लघु तरंगे। क्या बोलते हैं? लघु तरंगे। तो इसको बोलते हैं भैया शॉर्ट वेव। लिख लो, लिखो। रेडियो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। रेडियो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला हर्ट्जियन या लघु रेडियो तरंगे। हर्ट्जियन या लघु रेडियो तरंगे। हर्ट्जियन या लघु रेडियो तरंगे। तो यह जो हर्ट्जियन या लघु रेडियो तरंगे होती हैं, जो छोटी वाली वेव की रेडियो तरंगे होती हैं, जो छोटी वेव हुआ करती है, उसका इस्तेमाल काहे में होता है? लिखो, रेडियो टेलीविज़न के प्रसार एवं संचार में। जो पुराना वाला रेडियो बजा करता था, करकराहट वाला, लघु रेडियो तरंगे, हर्ट्जियन या लघु रेडियो तरंगे। उपयोग लिखिए, रेडियो टेलीविज़न के प्रसार एवं संचार में। रेडियो टेलीविज़न के प्रसार एवं संचार में। ठीक है? अगला लिखो, अगली तरंगे लिखो, वायरलेस
दूसरी तरंग लिखो, वायरलेस अथवा दीर्घ रेडियो तरंगे, वायरलेस अथवा दीर्घ रेडियो तरंगे। अब जो बड़ी तरंग वाली रेडियो वेव होती हैं, जो बड़ी तरंग वाली रेडियो वेव होती हैं, उनका इस्तेमाल होता है नौ संचालन, वायरलेस अथवा दीर्घ रेडियो तरंगे, नौ संचालन, नाव, शिप वगैरह, हाँ उसको नाव बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में नौसेना, नौसेना तो नाव है ना, नाव को नौ संचालन, और उसमें छोटी नाव से लेके बड़े बड़े जहाज सब आ जाते हैं। नौ संचालन एवं पुलिस रेडियो प्रसारण, वाकी टॉकी, एवं हाँ वही पुलिस रेडियो प्रसारण के ब्रैकेट में वॉकी टॉकी लिख लो। ठीक, चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु, प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो बेटा आपको याद है कि पहली बार हर्ट्ज ने, याद है कितने मीटर तक की, 6 मीटर तक की वेव जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, उसने प्रयोगशाला में दौड़ाई थी। 6 मीटर वेवलेंथ वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रयोगशाला में दौड़ाई थी। अब यहाँ पे हम उस प्रयोगशाला का वर्णन करेंगे, प्रयोगशाला के प्रयोग का वर्णन करेंगे। हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए, हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो आइए हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन करते हैं। देखो एक चीज आप लोग जानते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए हमें 2 क्षेत्र चाहिए, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें दोनों क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। विद्युत क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है भाई? सबसे बेस्ट कंडेंसर, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? कॉइल से। कहाँ से? कॉइल से। तो हमको यहाँ पे दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा और हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए कॉइल भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी पूरी थ्योरी है और इसमें थ्योरी में ही नंबर आता है। इसकी पूरी थ्योरी मैं लिखा देता हूँ आपको। हाँ लिखो, दोलायमान आवेश द्वारा, दोलायमान आवेश द्वारा, दोलायमान आवेश द्वारा दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के लिए दोलायमान आवेश की जरूरत पड़ती है, मतलब आवेश को हमको दोलित कराना पड़ेगा। दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था।
हर्ट्ज ने किया था, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। बैठो। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए भैया क्या क्या होता है इस विवरण में, मैं आपको पहले समझा दूं। इसमें सबसे पहले भैया आपके पास होती है प्रेरण कुंडली। ये प्रेरण कुंडली बने वही कॉइल है, हाई वाला ट्रांसफार्मर, हाई वाला। ये 2 प्राइमरी के पोर्ट और 2 सेकेंडरी के पोर्ट है, 2 प्राथमिक के पोर्ट है और 2 द्वितीय के पोर्ट है। पी प्राइमरी प्राइमरी, एस से एस मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? ले लो। अरे काहे को बनाएं, क्या जरूरत है, क्यों बनाना तुमको? अंदर कुंडली फुंडली बनाना हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दो। भाई हमें हाई वोल्टेज चाहिए है। क्या चाहिए है? हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज के लिए यहाँ से इसको स्टेप अप लगा करके अब वोल्टेज को बढ़ा लिया। अब वो वोल्टेज को हमने फीड कर दिया कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में। ये देखिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर की 1 प्लेट ये दे दी, कैपेसिटर की 1 प्लेट ये दे दी। इसने क्या उत्पन्न करने का काम किया? चुंबकीय क्षेत्र, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चल गया तो 2 प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र। बदलता हुआ कैपेसिटर सुने हो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बीच में क्या होता है? बस वही आ गया। बिल्कुल ऐसे गई है अंदर की तरफ और ऐसे गई है ऊपर की तरफ वो अंदर, इसलिए मैंने डैश डैश बनाई कि तुमको समझ में आ जाए। ये 3D में है। किस में है? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। बोलो हाँ। और उच्च परिमाण का। ये देखो भैया, और ये लगे हैं 2 गोले। क्या लगे हैं? 2। ये है S1 और ये क्या है? S2। क्योंकि गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो यहाँ पर लगे हैं 2 गोले S1 और S2। जब भी 2 गोले बहुत पास में होते हैं और इन पर अपोजिट पोलरिटी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आता है बेटा, तो यहाँ पर बोलो आवेश डेवलप होगा कि नहीं होगा? गोलों पर आवेश आएगा कि नहीं आएगा? अब गोलों पर आवेश, क्योंकि ये दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये दोलायमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये आवेश दोलायमान रहेगा कि आराम से बैठा रहेगा? दोलायमान होगा। दोलायमान आवेश अपने तल के लंबवत क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। आया समझ में? अच्छा, फ्लक्स बदलेगा, बी बदलेगा, बी बदलेगा तो बी की वैल्यू भी चेंज होगी। पुराना बस ना भूला करो, ठीक है ना? हाँ, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। बी बदलेगा और बी बदलेगा तो ई बदलेगा। इस चैप्टर की पहली लाइन थी कि दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र दोलायमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और फिर दोलायमान विद्युत क्षेत्र दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दोनों में जुगलबंदी बनी रहेगी। हाँ जी, हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों क्षेत्र हमें कैसे चाहिए? एक दूसरे के लंबवत। कैसे चाहिए हैं? याद आया वो डायग्राम? सांप। होने दो, हमको वहां नहीं जाना, हमको वहां नहीं जाना। होने दो लीक, कितना लीक हो, हमने अपने काम का बना लिया, हमने अपने काम का बना लिया। क्योंकि हमारी यहाँ पर प्राथमिकता फ्लक्स को रोकना, हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ना, कॉपर लॉस पढ़ना नहीं है। हमारी प्राथमिकता यहाँ पर क्या है? चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना। आ जाओ वापस। तो इसके ऊपर दोलायमान आवेश आया कि नहीं आया? एक पे पॉजिटिव आया, एक पे क्या आया? आया समझ में? अब आपने देखा होगा, कभी देखा होगा यूट्यूब में गलती से, गूगल में, कि 2 ऐसे पीतल के आर्क, पीतल के बल्ब, पीतल के बॉल्स पास में आ जाते हैं तो दोनों के बीच में एक विद्युत आर्क बन जाता है। नहीं देखे हो? चलो नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है, दिखा देंगे, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, यहाँ पे आवेश गतिमान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनके बीच में क्या बनेगी? विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी। बोलो हाँ या ना? और विद्युत चुंबकीय तरंग कब बनती है? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या हो? लंबवत दोलायमान हो, तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बोलो हाँ।
अब यहां पर भैया ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहां से हमने जान दिया। देखो जब यहां से ये निकला तो यहां पर विद्युत क्षेत्र था और चुंबकीय क्षेत्र था। यहां से जब निकला तो विद्युत क्षेत्र था और चुंबकीय क्षेत्र था, तभी तो तरंग बनी मेरे भाई। जब ये यहां जाएगा तो अपने विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को लेके जाएगा कि छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा। क्यों भैया? साथ ही साथ, हाँ लंबवत लेके जाएगा, साथ में तो रहेगा ना। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के जाएगा। अब ये बताइए कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस जगह से जाएंगे, और कैसे जाएंगे? लंबवत, एक कॉइल के लंबवत, क्योंकि एक ऐसे भाग रहा है और एक ऐसे भाग रहा है। तो ये कॉइल के लंबवत जाएंगे तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? टकरा करके नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, मद्दा सा वोल्टेज जनरेट करेंगे। समझ में आया? तो फिर से यहां पर जो आर्क प्लस और माइनस स्थापित हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप इस डिटेक्टर को जैसे ही पास में ले करके आओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? विद्युत आर्क। क्या बन जाएगा? विद्युत आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क। तो चिटचिटाहट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? चिटचिटाहट। कभी ट्रेन चलती है, जब ट्रेन चलती है, चलने को स्टार्ट होती है, तो उसके सामने एक बड़ा सा ऐसा पंजा लगा रहता है, वो उठता गैं। पहला इंजन देखा नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन। तो वो उठता है डंडा सा ऐसा, उसको उठाते हैं, फिर जाके उसमें चपकता है वो, हाँ या ना। तो वो चिटचिटाहट देखी कि नहीं देखी? देखी है? नहीं देखी उसने। तो भैया वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। अब इलेक्ट्रिक आर्क की प्रोडक्शन कैसे होती है मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। यस, तो स्पार्क प्लग में आपने देखा होगा, तो ऐसा ही कुछ आर्क यहाँ पर बनता है। अब सवाल उठता है भैया कि ये आर्क कैसे बन गया? तो यहाँ से तरंगे आई हैं, तरंगे आई हैं तो आर्क बन गया है। तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों के होने की पुष्टि होती है। मैं आपको विद्युत आर्क दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, परंतु पहले लिख लीजिए। लिखो, इसमें S1 व S2 दो गोले होते हैं। हाँ, चित्र के लिए जगह छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है। इसमें S1 व S2 दो गोले होते हैं। इसमें S1 व S2 दो गोले होते हैं जिनके मध्य लगभग 2-3 सेंटीमीटर की दूरी होती है। S1 और S2 दो गोले होते हैं जिनके मध्य 2-3 सेंटीमीटर की दूरी होती है। भैया हम कौन से गोले की बात कर रहे हैं? उस वाले की। ये S1 डैश है, S2 डैश है। इसको बोलते हैं डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। वो ट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर। वो वे तरंग फेंक रहा है और ये तरंग कैच कर रहा है। ये तरंग फेंक रहा है और ये तरंग कैच कर रहा है। समझ में आया ना? तो ये डिटेक्टर है, सॉरी वो ट्रांसमीटर बन गया और ये क्या बन गया? डिटेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संसूचक। क्या बोलते हैं? संसूचक। सूचना देता है, उसको बोलते हैं संसूचक। तो लिखो भैया। हाँ, कैसा एक ही तरंग? हाँ, नहीं है, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। ये उसकी वो चीज़ अलग होती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण करने के लिए एक प्रिज्म आता है। क्या आता है? उसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? देखेंगे वो एक अलग चीज़ है। चलो लिखो, इसमें S1 व S2 दो गोले होते हैं जिनके मध्य 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी होती है। बहुत छोटे गोले होते हैं, इनके बीच में 2-3 सेंटीमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। अगर दूरी बढ़ा दोगे तो आवेश तो वाइब्रेट करेंगे मगर प्लस और माइनस मिलन नहीं होगा, तो बीच में विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेंगी नहीं। दूरी बढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लिखो, जिनके बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी होती है। S1 और S2 2-3 सेंटीमीटर की दूरी होती, लिख लिया। S1 और S2 क्रमशः दो धातु प्लेट P1 व P2 से जुड़े होते हैं। दो धातु प्लेट P1 व P2 से जुड़े होते हैं। P1 व P2 के मध्य की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है। गोले, दो धातु के प्लेट P1 व P2 से जुड़े होते हैं। P1 व P2 के मध्य
P1 व P2 के मध्य लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी होती है, 50 सेंटीमीटर की दूरी होती है। P1 तथा P2 मिल करके, P1 तथा P2 मिल करके एक संधारित्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संधारित्र का। P1 तथा P2 मिलकर के एक संधारित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, नहीं आगे इधर लिखो। अब प्रेरण कुंडली की बात बताते हैं। देखो, दोनों गोलों का संबंध एक प्रेरण कुंडली, कुंडली का नाम सी दे देना। दोनों गोलों का संबंध एक प्रेरण कुंडली सी से होता है, सी से होता है। ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली उसका नाम एक काम करो P1 P2, और द्वितीय कुंडली S1 S2 लिख लो। प्राथमिक कुंडली और S दे दोगे तो हाँ ठीक है, S1 S2 लिखोगे तो गोले हो जाएंगे। कुछ इसका नाम दे दो, S डैश S डबल डैश। प्राथमिक कुंडली P1 P2, जो मर्जी आए दे दो यार। प्राथमिक कुंडली P1 P2, हाँ दे दो S, जो देना हो दे दो, जो मर्जी आए तुम्हारी। प्राथमिक कुंडली P1 P2 तथा द्वितीय कुंडली S डैश S डबल डैश होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से प्राथमिक कुंडली भैया P1 P2, द्वितीय कुंडली S और S डबल डैश होती है। जिसकी सहायता से दोनों गोलों पर क्या लगाएंगे? उच्च विभव। क्या लगाओगे? उच्च विभव। दोनों गोलों पर उच्च विभव लगाया जाता है या उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, उच्च वोल्टेज लगाया जाता है। डी, पैराग्राफ चेंज करके, डी एक संसूचक होता है। संसूचक को हिंदी में बोलते हैं डिटेक्टर। डी एक संसूचक होता है, डिटेक्टर, जिसकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पता लगाया जाता है। तो भैया डी यहां पे एक संसूचक होता है जिसकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आओ लिखो नीचे क्रियाविधि। आगे लिखो क्रियाविधि। भैया क्रियाविधि पढ़ते हैं, कैसी क्रियाविधि होगी? जब दोनों गोलों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है, जब दोनों गोलों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो उनके मध्य की वायु आयनित हो जाती है। भैया जैसे ही दोनों गोलों के बीच में विभवांतर आएगा तगड़ा वाला, हेलो, दोनों गोलों के बीच में क्या आएगा? विभवांतर। तो इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश आया ना। विपरीत प्रकृति के आवेश से उच्च विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न कि नहीं होगा? और चिटचिटाहट के साथ यहां पर विद्युत क्या हो जाएगी? आयनित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वायु यहां की आयनित। मतलब ये चिटचिटाहट आपको यहां पर दिखाई देगी। समझ में आया? और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। हाँ या ना? क्या हुआ? उच्च विभव है इन दोनों के बीच में। उच्च विभव क्या कराता है? कोरोना डिस्चार्ज कराता है कि नहीं कराता? आवेश का क्षरण ही तो आयनन है। आवेश का क्षरण ही तो विद्युत का आयनन है। हाँ या ना? भाई बहुत ज्यादा आवेश है, आवेश प्लस में है तो जो हवा है उसको फोड़ के रख देगा, हवा को आयनित कर देगा, प्लस और
माइनस, तो हवा का जो इलेक्ट्रॉन है आकर के छप जाएगा आवेश के ऊपर और आवेश थोड़ा सा कम हो जाएगा, हाँ या ना? तो आयनित होगी कि नहीं होगी? लिखो, उनके मध्य की वायु आयनित हो जाती है। क्रियाविधि शुरू से, जब दोनों गोलों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है, जब दोनों गोलों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो इनके मध्य की वायु आयनित हो जाती है। आ जाओ, तो इनके मध्य की वायु आयनित हो जाती है। विद्युत विसर्जन के कारण, विद्युत विसर्जन के कारण चिंगारी निकलने लगती है। विद्युत विसर्जन के कारण चिंगारी निकलने लगती है। इस समय विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो आगे बढ़ने लगती हैं, जो आगे बढ़ने लगती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें बनेंगी, आगे बढ़ेंगी। ये क्या लगा है? संसूचक। क्या लगा है? डिटेक्टर। लिखो, इन तरंगों की उपस्थिति का पता इन तरंगों की उपस्थिति का पता संसूचक डी से, इन तरंगों की उपस्थिति का पता संसूचक डी की सहायता से लगाया जाता है। संसूचक डी की सहायता से लगाया जाता है। जिसके दोनों गोलों के मध्य, जिसके दोनों गोलों के मध्य, संसूचक डी के गोले कौन से हैं? S1 डैश S2 डैश। जिसके दोनों गोलों के मध्य, S1 S2 डैश के मध्य विद्युत आर्क स्थापित हो जाता है। विद्युत आर्क स्थापित हो जाता है। विद्युत आर्क स्थापित हो जाता है। तथा चिटचिटाहट उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक आर्क आएगा और चिटचिटाहट उत्पन्न हो जाएगी। क्या हुआ? चिटचिटाहट लिख नहीं पाए? अरे चलता है यार, सब लिखा हुआ है। ये चिटचिटाहट उत्पन्न हो जाती है। वर्किंग समझा दी मैंने यार। यहां से तरंग गई, इस पे आ गई है। अब विद्युत आर्क देख लो भैया, है ना? चिटचिटाहट क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। हाँ बेटा बोलो।